Hello everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 11th students, भाई जिसका आपको इंतजार था कि मैम एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके बेसिकली टेस्ट आने वाले हैं, कब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाओगे, तो लो भाई वो समय आ चुका है। लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एग्जाम स्पेशल सीरीज। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, है ना जी। इतिहास गवाह इस बात का कि जैसे जैसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए वैसे वैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आए हैं और वैसे ही क्वेश्चंस आप अपने 11th के एग्जाम में भी देखने वाले हो। तो क्लास 11th के सीएस और आईपी दोनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स रेडी हो जाओ। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब मजा आ जाने वाला है। आज के सेशन के बाद में जितने भी क्वेश्चंस करवाने वाली हूं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एज इट इज उठ के आपके टर्म 1 एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में, आपके यूनिट टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट में पूछे जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 1 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यूनिट टेस्ट में भी आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी आता है, टर्म 1 में भी आता है और फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है जी। तो ये चैप्टर के जितने टॉप मोस्ट क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं वो सभी अब हम आज कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे सेशन में बने रहना। सेशन थोड़ा लेंथी होगा जिसमें मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी कवर किया है, आपकी बुक सुमिता अरोरा के भी क्वेश्चंस को कवर किया है। तो है ना डबल धमाका एक ही वीडियो में। समझ पा रहे हो कि हम एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ ही साथ हम सुमिता अरोरा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पेपर में आएंगे वो सब यहां सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू जो आईपी का भी पहला चैप्टर है और सीएस का बुक का भी पहला चैप्टर है, दोनों के पहले चैप्टर सिमिलर है। अब आईपी सीएस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, कुछ 2-4 चैप्टर्स में ही डिफरेंस है, बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो एज इट इज हूबहू सुमिता अरोरा में दिए हुए हैं। तो ऐसा मत सोचना कि मैम ये सीएस के लिए है या आईपी के लिए, बेटा दोनों स्टूडेंट्स आ जाओ। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। स्टेट द बेसिक यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, नेम द सब यूनिट्स दैट मेक of the CPU and give the function of each of the units। अभी देखो वो सारे बच्चे जो पहली बार मेरे साथ आज सेशन में आए हैं, है ना, वो बच्चे बेसिकली सोच रहे होंगे कि मैम हम कहाँ से पढ़े, अभी तक तो हमने पढ़ाई भी शुरू नहीं की है, बैकलॉग हो चुका है। तो बेटा आपके लिए एक सजेशन है कि प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आईपी का भी सीएस का भी, दोनों का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जाके जल्दी से पहले चैप्टर्स को एक एक बार समझ लो। ठीक है। 2x की स्पीड पे लगा के पूरा चैप्टर जल्दी से समझ लेना ताकि सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप खुद कर पाओगे और खुद को एनालाइज करना। लास्ट में वीडियो में बताते हुए जाना कि आपसे सारे क्वेश्चंस बने हैं या नहीं बने हैं। सुना मेरी बात। एक लास्ट में जैसे ही लास्ट होगा वीडियो ना, आखिरी क्वेश्चन चल रहा होगा, तो मुझे अपना जो टेस्ट आपने जो दिया है, आपका जो एनालाइज आपने खुद को किया है वो बताते हुए जाना। ठीक है जी। चलिए तो पहला क्वेश्चन का आंसर होपफुली आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर की बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं। अभी कंप्यूटर में हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही यूनिट्स है, लेकिन जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उनमें आपके हार्डवेयर डिवाइस आते हैं जो किससे मिलकर बनते हैं, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट। तो यही 4 मेन बेसिक यूनिट्स होती हैं, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट, मेमोरी। ठीक है। अब इसमें सीपीयू में अपने आप में 2 सब यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है कंट्रोल यूनिट, एक होती है एएलयू। कंट्रोल यूनिट मींस सीयू जो ओवरऑल कंट्रोल करने का काम करती है, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करती है। एएलयू मींस अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस, जितने भी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर में वो सभी एएलयू परफॉर्म करती है। सो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एंटायर ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट एंड एएलयू परफॉर्म्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन लाइक प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर, इक्वल, लेस इक्वल, ये जितने कैलकुलेशंस होते हैं सब सीपीयू में एएलयू ही करता है। ठीक है। तो अब ये तो अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बेसिक पार्ट था, सीपीयू को डिटेल में पढ़ा था। चैप्टर का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक्सेस कर लेना। ठीक है। जिसने चैप्टर अभी तक नहीं देखा है, वैसे बेसिक चैप्टर है, आराम से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्लास 11th में आपको डीप में पढ़ना है सब। ठीक है जी। तभी तो इतनी मोटी सुमिता अरोरा की बुक दी हुई है। समझ में आया। चलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी, व्हाट आर इट्स मेजरिंग यूनिट्स। अब मेमोरी के क्या फंक्शंस होते हैं भाई। ह्यूमन बॉडी में भी मेमोरी होती है जिसमें आप अपना नाम, बर्थ डेट वगैरह सब याद करके रखते हो और वहीं आपने आज क्या खाया, क्या पिया, कहाँ घूमने गए सब याद रखते हो। तो वैसे ही कंप्यूटर के पास में भी फाइल्स को स्टोर करवाने के लिए हमें एक ऐसी स्पेस चाहिए होती है जहां पे फाइल स्टोर होकर रह सके। आप 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 100 दिन बाद कभी भी आओ तो सिस्टम में आपको आपकी फाइल मिल जाए। तो वो कहाँ स्टोर होती है? मेमोरी में, दैट इज स्टोरेज एरिया। अब 2 टाइप की मेमोरी होती है, वन इज टेम्पररी, वन इज परमानेंट मेमोरी। वही यहाँ लिखा हुआ है, द मेमोरी टेम्पररीली होल्ड्स द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन यूजिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के टाइम पर जो मेमोरी में डेटा होता है टेम्पररीली वो आपकी मेन मेमोरी कहलाती है जिसको हम रैम कहते हैं।
ठीक है। उसके अलावा जो मेमोरी परमानेंट मेमोरी के नाम से जानी जाती है, जिसमें जो भी फाइल आप स्टोर कर देते हो वो परमानेंटली जाके सेव हो जाती है, एक बैकअप डिवाइस के फॉर्मेट में जो मेमोरी काम करती है वो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जिसको कहते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है जी। अब इन मेमोरी को मेजर कैसे किया जाता है, इन मेमोरी में डेटा कितना स्टोर हो रहा है ये कैसे पहचानोगे कि भाई किसी मेमोरी में आपने सपोज की 10 फाइल स्टोर कर दी, तो वो 10 फाइल को मेजर कैसे करोगे। तो हर एक मेमोरी की कैपेसिटी होती है, जैसे एक बीकर एक कंटेनर की कैपेसिटी होती है ना कि वो 1 लीटर 2 लीटर को ही वो लिक्विड को कंटेन कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही मेमोरी की भी कैपेसिटी होती है। उसको मेजर किया जाता है बिट्स में, बाइट्स में, किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट्स में। बिट्स मतलब सिर्फ 2 0 and 1, व्हाई बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज 0 and 1। ठीक है जी। अब बात करते हैं इन बिट्स से। 4 बिट से मिलकर क्या बनता है, 4 बिट से मिलकर बनता है 1 निबल। ठीक है जी। और वही यदि मैं 8 बिट्स की बात करूं तो 8 बिट से मिलकर बनता है मैम 1 बाइट। ओके। और 1024 बाइट की बात करूं तो यहां बन जाता है बाइट के बाद 1 KB, दैट इज किलोबाइट। 1024 यदि KB की बात करूं तो मैम बन जाता है 1 मेगाबाइट। और 1024 MB की बात करूं तो मैम बन जाता है 1 गीगाबाइट। 1024 GB की बात करते हैं तो क्रिएट हो जाता है यहाँ पे 1 टेराबाइट। ऐसे पेटाबाइट, योटाबाइट, जोटाबाइट चलता जाता है। तो बस ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये नहीं भूलना है। ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई। सो यहाँ पर मेमोरी को मेजर कर सकते हो आप किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, टेराबाइट में, पेटाबाइट में, योटाबाइट में, जोटाबाइट में, है ना। लेटेस्ट क्या चल रहा है अभी मार्केट में, कितने कैपेसिटी तक मेमोरी आपको मिल सकती है। यदि आप एक SSD हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव लेने भी चाहते हो तो टेराबाइट्स में अवेलेबल है, 2 टेराबाइट्स, 1 टेराबाइट्स में आपको ये चीजें मिल जाती हैं, है ना जी, जो कि लार्ज स्टोरेज होता है अपने ही आप में। सो किलोबाइट मींस 1024 बाइट्स, ठीक है। मेगाबाइट मींस 1024 किलोबाइट्स, गीगाबाइट मींस 1024 मेगाबाइट्स एंड टेराबाइट मींस 1024 गीगाबाइट। इसको याद रखना है तो इसको आप इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे, ध्यान से समझना। ठीक है। पहले आता है बिट 0 और 1, उससे बड़ा होता है निबल, उससे बड़ा होता है बाइट, देन बाइट से बड़ा क्या होता है किलोबाइट, यहाँ नीचे लिख रही हूँ। ठीक है। किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, देन टेराबाइट। ठीक है। इस तरीके से आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद भी कर सकते हो, ये एग्जाम में आता है। डन। इसका क्वेश्चन एक एग्जाम में 100% आएगा, ये मान लो कि आएगा, मतलब मैंने बोला तो छप चुका है। Now give example for each of the system software and application software. Explain the function of each type. ठीक है। जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके एग्जाम्पल आपको बताना है कि सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर पहले होता क्या है, प्रोग्राम्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में कंप्यूटर सिस्टम में, इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में कंप्यूटर सिस्टम में देते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस, वो प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर बनाती हैं। ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को रन करने में कैपेबल होते हैं। भाई आपने कीबोर्ड अटैच किया तो कीबोर्ड कैसे काम करेगा, वो जो इंटरनल उसमें सॉफ्टवेयर है वो डिसाइड करेगा। ठीक है। आपने यदि प्रिंटर अटैच किया तो प्रिंटर कैसे काम करेगा, अटैच तो कर दिया लेकिन काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉफ्टवेयर की होगी। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं करेगा तब तक कोई डिवाइस काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या और इसके क्या क्या फंक्शंस है वो बताना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अपने आप में बहुत जरूरी है। जैसे आपके घर में आपकी मदर सारी चीजों को ऑपरेट करती है, कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में हम जाते हैं वहां मैनेजर हर चीज को ऑपरेट करता है, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में जितने डिवाइसेस होते हैं, इनपुट आउटपुट मेमोरी प्रोसेसिंग, हर चीज को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। सो इट इज एक्ट एज एन, ये कैसे एक्ट करता है, एक इंटरफेस की तरह, एक लिंक की तरह काम करता है। किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है। एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। समझ में आई बात। लैंग्वेज प्रोसेसर्स, अब भाई कंप्यूटर तो हमारी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, मराठी लैंग्वेज को नहीं समझता है मैम। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है विच इज 0 and 1 ओनली। तो यहाँ पर आप जो भी लिखते हो, जो भी प्रोग्रामिंग करते हो, या वॉट एवर यू इंसर्ट एनी टाइप ऑफ डेटा, टेक्सचुअल, ऑडियो, वीडियो, जिस भी फॉर्मेट में डेटा को इनपुट कर रहे होते हो वो कंप्यूटर में इंटरनली कन्वर्ट हो जाता है 0 and 1 में। और ये कन्वर्शन करता कौन है, इसके लिए यूज होते हैं कुछ सॉफ्टवेयर जिनको कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, जिसमें कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर आते हैं। वही बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो भाई अब हम कंप्यूटर पे कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अब हम कंप्यूटर पे म्यूजिक सुन सकते हैं, कंप्यूटर्स का यूज करके आप इंटरनेट की मदद से अपने सारे काम कर सकते हो। हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल विद द प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर जो यूजर को फैसिलिटी देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को फैसिलिटी देते हैं। ठीक है जी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो अभी हमने देख लिया ऑपरेटिंग सिस्टम। ना ऑपरेटिंग सिस्टम के यदि टाइप्स की बात करें तो सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, अब ये सब हमने पढ़ा है डिटेल में।
में, ये आप टाइप्स में लिख कर आ सकते हो। सो इट्स नेम सजेस्ट सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स ओनली सिंगल यूजर, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम, द बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस बैचेस और जॉब्स एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल सीपीयूज एट अ टाइम, एंड दिस इज वेरी बेसिक डिफरेंस जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ द एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर। अब ये क्या होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जितनी चीजें यहाँ बता रही हूँ ना, ईच एंड एवरी थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, हर साल पेपर में आता है, समझ रहे हो। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर एक एक कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, कंपाइलर पूरे कोड को एक बार में ही एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। और असेंबलर जो है वो निमोनिक्स को कन्वर्ट करता है, असेंबलर ओल्ड टाइप का ट्रांसलेटर है। फिलहाल आप समझो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ 4-5 लाइन का कोड लिखा है। अब यदि मैं बात करूंगी किसकी, इंटरप्रेटर की, किसकी बात करूंगी, इंटरप्रेटर की, तो वो क्या करेगा, 1 लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 2 लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, 3 को एग्जीक्यूट करेगा, 4 को और 5 को, एक एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंपाइलर, यदि मैं बात करती हूँ कंपाइलर की, तो कंपाइलर क्या करेगा, इन 5 लाइन को एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देगा। तो इट इज फास्ट प्रोसेसर, इट इज स्लो प्रोसेसर, इंटरप्रेटर को हम बोल सकते हैं कि स्लो काम करता है एज कंपेयर टू कंपाइलर, ठीक है जी। तो इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, वन इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड अदर इज जनरल सॉफ्टवेयर। अभी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की बात करूं तो जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है, जहां पे IRCTC का जो ऐप है उसमें आप फ्लाइट्स के टिकट बुक नहीं कर सकते, उसमें आप मूवीज को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, उसमें आप कोई सॉन्ग्स वगैरह नहीं देख सकते हो, सिर्फ वहां पे हम जो है रेलवे के टिकट्स बुक कर सकते हैं जहां भी आपको ट्रेवल करना है, ट्रेन से जहां जाना है, अंडरस्टूड। अभी आपका स्कूल का सॉफ्टवेयर ले लो, अटेंडेंस वाला सिस्टम, जिसमें ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई जाती है बच्चों की, घर पे मैसेज पहुंच जाता है कि आपका बच्चा एब्सेंट है आज, सुन रहे हो, तो वो भी सिस्टम एक ऐसा होता है जो कि कस्टमाइज्ड है ना, जिसमें आप कोई सॉन्ग्स या मूवीज डाउनलोड नहीं कर सकते हो, जिसमें आप कोई और अदर काम नहीं कर सकते हो, उसका स्पेसिफिक वर्क है। सो वो सारे सॉफ्टवेयर जो कि किसी एक स्पेसिफिक यूज के लिए बनाए जाते हैं वो कस्टमाइज्ड होते हैं, जो हर एक यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। वहीं जनरल सॉफ्टवेयर जो सभी के लिए कॉमन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट की बात करूं तो हर कोई इसका यूज कर सकता है, चाहे कोई बच्चा हो, कोई बिजनेस पर्सन हो, कोई टीचर हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई भी पर्सन हो, वो इन जनरल सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, है ना जी। तो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स पर्टेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर whom the software has been developed. Now general software is developed keeping in mind general specification of a problem, ठीक है जी। चलो, तो ये सॉफ्टवेयर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अपने आप में इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चंस यहाँ बने हुए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है और इनके हर एक के फंक्शन क्या है, ये आपसे डिफरेंस में भी पूछ सकते हैं। तो जैसे जैसे जो मैं बताती चलती हूँ ना, इसको नोट डाउन करते चलो, समझ में आई बात। और यदि इसकी PDF चाहते हो कि इन क्वेश्चंस की PDF मिल जाए आंसर के साथ में, तो क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है जल्दी से जाके, ठीक है जी, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स भी मिल सके। ओके जी। नाउ व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी एंड व्हाई इट इज टर्म्ड एज डिस्ट्रक्टिव मेमोरी बट नॉट डिस्ट्रक्टिव रीड मेमोरी। मतलब बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। व्हाई इज प्राइमरी मेमोरी टर्म्ड एज डिस्ट्रक्टिव राइट मेमोरी बट नॉट नॉन डिस्ट्रक्टिव रीड मेमोरी। ऐसा क्यों कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी को हम डिस्ट्रक्टिव राइट मेमोरी कहते हैं, बल्कि नॉन डिस्ट्रक्टिव रीड मेमोरी नहीं। व्हाई? ध्यान से समझो। व्हेन अ मेमोरी लोकेशन इज रीड फ्रॉम इन द प्राइमरी मेमोरी, द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी वर्ड रिमेन द सेम, दे आर नॉट अल्टर्ड। ठीक है, therefore a primary memory is termed as non-destructive read memory since the read operation does not destruct the content of a memory word। मतलब जब प्राइमरी मेमोरी से डेटा को रीड किया जाता है तो ऐसा नहीं कि वो कंटेंट वहां से उड़ जाता है या वो कंटेंट वहां से डिलीट हो जाता है। भाई सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए ले रहा है। प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी मेमोरी मतलब हम बात कर रहे हैं रैम की। रैम एक ऐसी मेमोरी जहां पे पूरा डेटा स्टोर होता है। अब सीपीयू को सपोज कोई फाइल प्रोसेस करने के लिए लेनी है तो सीपीयू जिस मेमोरी से डायरेक्टली कांटेक्ट करता है वो सिर्फ रैम होती है। ठीक है, तो अब जब इस मेमोरी से कोई भी डेटा रीड हो रहा होता है, सपोज कि ये वाली लाइन रीड हो रही है तो सीपीयू इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है प्रोसेस करने के लिए, और ये पर्टिकुलर लाइन यहाँ पे प्रोसेस हो रही है जो मेमोरी में, तो ये स्टिल इन मेमोरी, ये मेमोरी में रहती है। तो मेमोरी से डेटा को रीड करने के लिए सीपीयू को ऐसा नहीं कि मेमोरी का डेटा उड़ जाता है,
ओके, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव रीड, है ना। वही बात करें व्हेन अ राइट ऑपरेशन टेक प्लेस द प्रीवियस कंटेंट ऑफ द मेमोरी आर ओवर रिटन। मतलब जब रिटर्न ऑपरेशन होता है, जब आप कोई फाइल को सेव कर रहे हो या आप किसी फाइल को टाइप कर रहे हो, लिख रहे हो, तो वो मेमोरी में जाके सेव होती है, लेकिन कोई दूसरी फाइल जब आप बना रहे होते हो तो उसके ऊपर वो डेटा ओवरराइट हो जाता है। तो रिटर्न फाइल डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, बट जो रीडिंग फाइल है, जो रीड ऑपरेशन है, वो बेसिकली नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। तो मेरी बात समझ में आ गई। दस द प्राइमरी मेमोरी इज टर्म्ड एज डिस्ट्रक्टिव राइट मेमोरी एज द राइट ऑपरेशन डिस्ट्रक्ट्स द कंटेंट्स ऑफ अ मेमोरी। बट ओके जी, तो क्लियर हो गई मेरी बात, है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? अभी देखो रैम की कहानी तो समझ में आ गई, बट रैम और रोम में डिफरेंस क्या है सुनो। पहले भी बताया था, जब चैप्टर पढ़ाया तब भी बताया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6-7 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता चला आ रहा है। ये 11th-12th में भी पूछा जाता है ये कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस। और बच्चे आज भी कंफ्यूज होते हैं, बिलीव मी। आज भी मैं पढ़ाती हूँ ना क्लास 11th के स्टूडेंट्स को, मुझे पता है कि वो आज भी, कुछ तो बच्चे जो अच्छे स्मार्ट हैं, जिन्हें पता है, वो तो बता देते हैं आंसर, लेकिन जनरली मतलब मैं बात करूँ तो 80% बच्चे आज भी कंफ्यूज होते हैं रैम और रोम में कि आखिर ये होता क्या है। देखो रैम और रोम 2 प्राइमरी मेमोरीज होती हैं। मैंने बताया कि कंप्यूटर में 2 टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्राइमरी मेमोरी, जो सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। ये 2 टाइप की होती है, एक होता है रैम और एक होता है रोम। ये डायग्राम जो है ना, क्लासिफिकेशन, ये जो है बहुत अच्छे से समझ लेना। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब सीपीयू जिसको रैंडमली एक्सेस कर लेता है डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए। सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए जब डेटा रैंडमली उठाता है जिस मेमोरी से, वो रैम। तो रैम डायरेक्टली सीपीयू के साथ में कम्युनिकेट कर पा रही है। रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है, जिसका डेटा सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज रीड ओनली मेमोरी। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहां पे स्टोर होता है? वो रोम में स्टोर होता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितना कोड होता है, ऐसा बोलते हैं ना हम कि सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस की चेकिंग होती है, जो बूटिंग प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है? रोम में होती है। जब बायोस सेटअप वगैरह चेक किया जाता है, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट एक्सेस होता है, वो सब रोम में होता है। रैम टेम्पररी मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो एक बार आपने लिख दिया तो बाद में ये डिलीट भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रक्टिव राइट है रैम का काम, कि आप यदि एक फाइल पे काम कर रहे हो, यदि दूसरी फाइल पे काम करोगे तो उसका डेटा डिलीट हो सकता है, टेम्परेरीली मेमोरी है। साथ ही इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो वॉलेटाइल क्यों कहते हैं मैम? कि सपोज आप कोई फाइल बना रहे हो और बनाते बनाते लाइट चली गई, अब यूपीएस वगैरह कुछ भी कनेक्ट नहीं है, तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा, आपको वो फाइल नहीं मिलेगी जो आपने लिखा है, करंटली जो आपने चेंजेस किए वो आपको नहीं मिलने वाले हैं, है ना जी। तो इसलिए इसको कहते हैं वॉलेटाइल, जिसमें से डेटा डिलीट हो जाता है। नाउ रोम इज नॉन वॉलेटाइल, जिसमें से डेटा डिलीट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सपोज कि आपने सिस्टम ऑन किया और बूटिंग प्रोसेस चली रही थी और लाइट चली गई, तो बूटिंग प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो जाएगी, उसका डेटा कहीं भी नहीं जाता, वो परमानेंटली स्टोर होता है। एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो RAM refers to the random access memory where both read and write operations can take place, but the RAM is volatile memory also. Its contents are lost when the power is turned off. ठीक है। Now ROM refers to read only memory where read operation can take place and ROM is non volatile because यहाँ पे डेटा डिलीट नहीं होता है। both RAM and ROM are parts of primary memory. ये दोनों प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट हैं। Now what about secondary memory? दिमाग में क्वेश्चन भी चल रहा होगा मैम कि फिर सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो सुनो, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाते हैं आपकी पेन ड्राइव, आपका CD DVD, ठीक है, जितने डिवाइसेस होते हैं, मेमोरी कार्ड और हार्ड डिस्क ड्राइव। तो जितने भी एक्सटर्नल मेमोरी जो आप कनेक्ट करते हो कंप्यूटर से, वो सभी क्या कहलाती है? सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, चलिए नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ सीपीयू ऑफ मोबाइल सिस्टम? अब सीपीयू का क्या रोल होता है मोबाइल सिस्टम में? देखो, मोबाइल सिस्टम की बात कर लो या फिर आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आपके डिजिटल वॉच हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एसी हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गई, सब में प्रोसेसर लगा होता है मैम, है ना। अब मोबाइल सिस्टम का हमने सीपीयू के बारे में बात किया था। मोबाइल सिस्टम में जो सीपीयू होता है वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, बस कंप्यूटर में जो ऑपरेशंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो हाई स्पीड, हाई कॉन्फ़िगर्ड और हाई फ्रिक्वेंसी वाला होता है, लेकिन मोबाइल सिस्टम का जो होता है वो थोड़ा सा लो फ्रिक्वेंसी का होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि थोड़ा लो कॉन्फ़िगर्ड होता है, क्योंकि मोबाइल एक छोटा सा डिवाइस है ना। उसमें आप जितना जितना डेटा भरते जाओगे वो भरता चला जाएगा और उतना ही उसकी वर्किंग हैंग होती चली जाएगी, है ना। लेकिन कंप्यूटर में लॉट ऑफ मेमोरी का
का आप यूज कर सकते हो, इसमें लॉट ऑफ एप्लीकेशंस को आप इंस्टॉल कर सकते हो, स्क्रीन साइज भी बड़ा हो जाता है मैम। तो वही लाइन यहाँ लिखी कि मोबाइल सिस्टम हैज अ कैटर टू अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस एप्लीकेशंस, इट्स सीपीयू हैज टू मैनेज ऑल दिस, thus the CPU of a mobile system has many sub processes that help us control and manage diverse applications। अभी देखो मोबाइल भी पीछे नहीं है, कंप्यूटर जैसा ही डिवाइस है, ये समझ लो कि मिनी कंप्यूटर हैंडल डिवाइस है मोबाइल, जिसको आप लेकर अपने साथ कैरी कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, पोर्टेबल डिवाइस है। इसमें भी बहुत सारी एप्लीकेशन को एक साथ ओपन कर सकते हो, सब मिनिमाइज हो जाती है, सबको आप एक साथ क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। बट वो ये कहानी कि जितना ज्यादा एप्लीकेशन, जितना ज्यादा डेटा, उतनी जल्दी आपका जो मोबाइल है वो खराब होने लगता है ना। इसलिए कहते हैं कि सारी चीजें बैकअप लेके रखो। मैनेजेस कम्युनिकेशन while connecting to radio transmitters and SIM, manages audio through ADC analog to digital converter and digital to analog converter। आपका जो मोबाइल फोन का CPU होता है वो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन को हेल्प करता है, इसको सपोर्ट करता है। अभी एनालॉग डिजिटल तो समझ में आता है ना, डिजिटल मतलब जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम 0-1 बिट्स को समझता है उसको डिजिटल कहते हैं, और एनालॉग जो कि 0-1 को नहीं समझता है, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीफोन से जब आप बात कर रहे होते हो तो जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो बेसिकली वेव्स के फॉर्मेट में होता है, दैट इज एनालॉग, ठीक है। और वहीं यदि हम बात करें कि मॉडर्न से जब डेटा जाके कंप्यूटर सिस्टम में मिलता है तो वो डिजिटली आपको मिलता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में जितना डेटा होता है सब डिजिटल होता है। मैनेज डिस्प्ले एंड टच सेंसिटिव सेंसर्स एंड इंटरफेस। अब आपके मोबाइल फोन में सीपीयू जो है वो टच सेंसर्स को, जितने भी डिवाइसेस अलग से लगे होते हैं, जो फीचर्स नए नए मिलते हैं ना डिस्प्ले से रिलेटेड, इंटरफेस से रिलेटेड, वो सब प्रोवाइड करता है। वर्क्स इन टेंडम विद मेमोरी एंड स्टोरेज, ओके, और मेमोरी और स्टोरेज के साथ भी काम करता है। इसलिए तो कहते हैं कि मोबाइल फोन में कितने जीबी का रैम है, कितना रोम लगा हुआ है, वो सब देख कर लो, ठीक है जी। जितना हाई स्टोरेज होगा उतना फास्ट एक्सेसिबल होगा ना। आजकल तो बहुत वैरायटी के मोबाइल फोन्स अवेलेबल है ना। व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लिया और इसकी कैटेगरीज पूछ ली, तो अभी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में देखा, बट ये आपको लॉन्ग आंसर में पूछा गया है, तो वही सेम चीज फिर से रिवाइज कर रही हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर पहला कैटेगरी होता है, ध्यान से समझना। सॉफ्टवेयर आपके 2 से 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। ध्यान रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को फैसिलिटी देते हैं, जितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगा देते हैं सबको एक फैसिलिटी देते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूजर के सर्विसेज को फुलफिल करने के लिए, यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए बने होते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो बेसिकली सिस्टम को यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। अब ये होते क्या है, ध्यान से समझो। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम को मैनेज करता है। कर्ता धर्ता सिस्टम का जो मेन हीरो है वो यही होता है, जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम कर रहा होता है, ठीक है जी। नाउ लैंग्वेज प्रोसेसर, यहाँ पे जो भी कोड आप करोगे, जो भी चीज लिखोगे वो 0-1 में कन्वर्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। जो भी हम लिखेंगे वो हमारी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज रहेगी, जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाएगा। और जो मशीन जिसको कन्वर्ट कर देगा, मतलब कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर जब इसको कन्वर्ट कर देंगे 0-1 में, तो वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बन जाएगी। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में जो कन्वर्जन है वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है लैंग्वेज प्रोसेसर्स के थ्रू। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो सारे सॉफ्टवेयर जो यूजर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। इसमें वो सारे स्पेसिफिक आपके सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, चाहे फिर वो कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो या फिर वो कोई जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर हो, ठीक है जी। तो इतना समझ में आ गया। अभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात यहाँ नहीं कही गई, लेकिन आप लिख सकते हो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे एंटीवायरस, डिस्कम्प्रेशन जो टूल्स होते हैं, जो आपके सिस्टम को यूटिलिटी और फैसिलिटी दे रहा है। एंटीवायरस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की फैसिलिटी दे रहा है, डिस्कम्प्रेशन डिस्क स्पेस को कंप्रेस कर रहा है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन डिस्क के स्पेस को अलग अलग कर देता है ताकि आप सेपरेटली फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। तो ऐसी कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब इसको डिटेल में लिखकर आ जाना, जैसे मार्क्स का क्वेश्चन होगा वैसा आंसर फॉर्म करके आना। आंसर फॉर्म करना तो समझ गए ना। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। अभी इंटरप्रेटर कंपाइलर में क्या डिफरेंस है, जो मैंने अभी बताया। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एक एक टास्क को एग्जीक्यूट करता है, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो हो सकता है, हम इसको बोल सकते हैं। यदि किसी एक लाइन में एरर होती है तो इंटरप्रेटर पहले उस एरर को सॉल्व करेगा, फिर ही आगे दूसरी लाइन पे बढ़ेगा, नहीं तो वहीं पे ये इंटरप्रेटर स्टॉप हो जाता है। अब बात करें कंपाइलर की, तो कंपाइलर भी सेम काम करता है, आपके लिखे हुए लैंग्वेज के कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में बदलता है, ठीक है। लेकिन दोनों की वर्किंग में डिफरेंस है। ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और ये एक ही गो में पूरा कोड एक साथ कन्वर्ट कर देता है। और बीच में यदि कोई किसी लाइन में एरर होती है तो वो जब कन्वर्ट कर रहा होता है एट दैट टाइम एरर शो करता है कि इस लाइन में ये एरर है, इसको रिजॉल्व करो, ठीक है। सो वही लिखा है कि इफ देयर आर एरर इन अ प्रोग्राम इट गिव्स द एरर इट्स अलोंग विद इट्स लाइन नंबर। कि सपोज 10 लाइन को कंपाइलर ने
एग्जीक्यूट किया और फिर बता दिया एरर की 5वीं लाइन में ये एरर है, सो रिजॉल्व इट। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि कंपाइलर जो है उसको ज्यादा मेमोरी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इंटरप्रेटर को ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती है टास्क को एग्जीक्यूट करने में, कन्वर्जन करने में। लाइक ओके, व्हाट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? अगेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो देखो इन सारे क्वेश्चन से एक चीज तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि बेटा सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए अलग से पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए अलग से पूछा जा सकता है, और आपके जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उनके लिए अलग से पूछा जा सकता है। तो तीनों के आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, सॉफ्टवेयर के टाइप्स को अच्छे से कर लेना। ठीक है जी, आपके सामने ये चीजों का प्रूफ है, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ रखे हैं ये एज इट इज आते हैं, आई एम टेलिंग इट अगेन, तो इनको हल्के में मत लेना। ठीक है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट पर्टेन्स टू वन एप्लीकेशन। ओके, इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज system software cannot carry out that routine jobs performed by the user which application software can easily do. Obvious, system software तो भाई सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, प्रिंटर कनेक्ट किया, जब तक प्रिंटर का ड्राइवर नहीं इंस्टॉल करोगे वो सिस्टम से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, तो प्रिंटिंग ही नहीं निकल पाएगी। मैम समझ में आ रही है मेरी बात? यदि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है कंप्यूटर सिस्टम में, तो कंप्यूटर एक डेड मशीन की तरह है, फिर भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। तो यूजर कंप्यूटर सिस्टम पे प्रॉपरली काम कर सके, इसके लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो जरूरी होता है। लेकिन यूजर को फैसिलिटी कैसे मिलेगी, आप कंप्यूटर का यूज कैसे कर पाओगे जब तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, है ना जी? तो टू परफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक आपको पैकेजेस के से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस सूट जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आते हैं, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ बिजनेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और कुछ डेवलपर टूल्स भी होते हैं। ये सभी एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो चाहो तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को एक थर्ड कैटेगरी में रखो, नहीं तो एप्लीकेशन में इंक्लूड कर सकते हो। ओके जी, नाउ 5 स्टेटमेंट्स अबाउट interpreters and compilers are given below. Study each statement and determine which of them hold true for compiler or for true for interpreter. मतलब आप कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, देखो इसे कहोगे आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का लेवल इस बार बढ़ चुका है बेटा। 2026 में पेपर पैटर्न क्या होने वाला है वो ऑलरेडी आ चुका है। बहुत जल्दी इसका एक वीडियो आपको मिल जाएगा, मैं रिलीज कर दूंगी कि 2026 में जो पेपर होने वाले हैं उस बार मतलब इस बार क्या क्वेश्चंस किस लेवल के आपसे पूछे जाने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन कम आएंगे, ये सब आपको बहुत जल्दी मैं बता देने वाली हूँ, है ना जी? तो बस थोड़ा पेशेंस रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक भी नहीं किया है अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो जिन्होंने CSIP ऑप्ट किया हुआ है बेटा, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वैसे चैप्टर इजी है, होपफुली आप आंसर्स कर ही लोगे, लेकिन आगे अमेजिंग से चैप्टर्स हैं जिनके वीडियो लेक्चर्स आपको देखना बहुत जरूरी है। और अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो आपको कैसे पता चलेगा, बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो, है ना? चलो, तो टेक वन स्टेटमेंट एट अ टाइम एंड एग्जीक्यूट इट। जो बेसिकली यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो है लैंग्वेज प्रोसेसर है जो एक स्टेटमेंट को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर या कंपाइलर? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताते जाओ। जनरेट्स एन एरर रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ द होल प्रोग्राम। एक पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के बाद में एरर जनरेट करता है, दिस इज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। स्टॉप्स द ट्रांसलेशन प्रोसेस एज सून एज द फर्स्ट एरर इज एनकाउंटर्ड। जैसे ही लाइन को 1 को एग्जीक्यूट करते समय एरर आई तो वहीं एग्जीक्यूशन स्टॉप करके आगे बढ़ जाना, दिस इज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। स्लो स्पीड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम लूप, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय स्पीड स्लो हो जाना, एंड ट्रांसलेट्स द एंटायर प्रोग्राम इन 1 गो। तो मैम ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ पा रही होगी क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया है, इसलिए समझ में आ रही होगी कि टेक वन स्टेटमेंट एट अ टाइम एंड एग्जीक्यूट इट, दिस इज इंटरप्रेटर। एक स्टेटमेंट को, एक लाइन को एक बार में एग्जीक्यूट करना। जनरेट एन एरर रिपोर्ट एट द एंड ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ होल प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट हो गया फिर एरर बता रहा है, तो भाई ये है कंपाइलर जो 1 गो में ट्रांसलेट करता है। वही एंटायर प्रोग्राम इन 1 गो, अगेन इट्स कंपाइलर। और इंटरप्रेटर की स्पीड स्लो होती है, मेमोरी ज्यादा लेता है क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इट इज इंटरप्रेटर। स्टॉप्स द ट्रांसलेशन प्रोसेस एज सून एज फर्स्ट एरर इज एनकाउंटर्ड, तो अगेन इट इज इंटरप्रेटर। तो होपफुली आपको इंटरप्रेटर कंपाइलर की कहानी अच्छे से समझ में आ गई है, और यदि कहानी समझ में आ गई तो अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो भी इजिली अटेम्प्ट करके आ पाओगे, क्योंकि इंटरप्रेटर और कंपाइलर अपने आप में वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिख लो, टिक मार्क कर लो, जो कर सकते हो कर लो, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आर इंटरप्रेटर एंड सेकंड एंड फिफ्थ आर कंपाइलर। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे पूछा जा सकता है, इसका डिफरेंस भी आता है एग्जाम में। नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बोलो, या बेसिक आर्किटेक्चर बोलो, या कंप्यूटर का स्ट्रक्चर बोल दो। ये तीनों क्वेश्चन में कुछ भी आपसे पूछ लिया, अब ऐसा मत बोलना मैम आपने तो बताया ही नहीं था, और बेसिक डायग्राम पूछ लिया, ब्लॉक डायग्राम पूछ लिया, आपने तो बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। बेटा बेसिक स्ट्रक्चर, ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, इन तीनों में से कुछ भी पूछेंगे तो आपको सेम आंसर लिख कर आना है, क्योंकि तीनों एक ही टॉपिक है।
ठीक है। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, क्या होता है ब्लॉक डायग्राम, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, बताया था मैंने आपको क्या होता है बेटा ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले तो यहाँ देखो, एक होता है हमारे पास में मैम CPU, जो सारी चीजों को प्रोसेस कर देता है। अब ये प्रोसेस कब करेगा, जब आप इसमें कुछ इनपुट दोगे। तो यहाँ पे होता है एक इनपुट डिवाइस, जहां से आप अपना नाम लिखते हो या कुछ नंबर्स लिखते हो, वो जाते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस के पास में, CPU के पास में। लेकिन CPU के पास में डेटा आता कहां से है, वो प्रोसेसिंग के लिए लेता कहां से है, इनपुट डिवाइस पहले डेटा शेयर करता है कहां पर, मेमोरी को। ठीक है, सो इस मेमोरी से CPU क्या करता है, डेटा को एक्सेस करता है एग्जीक्यूट करने के लिए। अब प्रोसेसर जब तक डेटा को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तब तक वो डेटा मेमोरी में, टेम्पररी मेमोरी, कौन सी मेमोरी है ये, रैम, जिसको कहते हैं टेम्पररी मेमोरी, यहाँ डेटा बना रहता है। ठीक है जी। अब दूसरी बात, जब डेटा प्रोसेस हो रहा होता है तो प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे एक यूनिट होती है जिसको कहते हैं ALU, और ये पूरे ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर रही होती है। अब मेमोरी से डेटा ALU पे आया, ALU ने प्रोसेस किया, तो एक्चुअल में जो प्रोसेसिंग का काम है वो कौन कर रहा है, ये ALU प्रोसेसिंग का काम कर रहा होता है। ठीक है, CPU में ALU का काम होता है प्रोसेसिंग का। नाउ जब डेटा प्रोसेस हो गया है तो मेमोरी में वापस जाएगा, मेमोरी में आउटपुट आ जाएगा, और वो आउटपुट आपको मिलेगा कहां पर, मॉनिटर पर, आउटपुट पर। तो इनपुट मतलब आप कीबोर्ड का यूज कर रहे हो या मॉनिटर का यूज कर रहे हो, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट मतलब या तो आप मॉनिटर का यूज कर रहे हो या आप प्रिंटर का यूज कर रहे हो। तो दो बेसिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड माउस आर इनपुट डिवाइस and monitor printer are output device, and this is whole about the block diagram और basic structure architecture of computer system। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें CPU जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिवाइस है आपके। यदि कंप्यूटर सिस्टम में CPU या प्रोसेसर ही नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है सिस्टम, है ना, क्योंकि प्रोसेस नहीं होगा डेटा तो फिर क्या मतलब है। तो वही द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे होंगे कि CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बट एक्चुअल में वो डब्बा ब्रेन नहीं होता है, उसके अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है जिसमें ALU यूनिट होती है, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करती है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन। ये जो कंप्यूटर बड़े बड़े कैलकुलेशंस कर देता है ना बिना मिस्टेक के, वो सब इस ALU के थ्रू ही होते हैं। इंक्लूड्स कंट्रोल यूनिट, जो कि कंट्रोल ऑपरेशंस को जनरेट करती है, कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करती है। भाई अभी इनपुट डिवाइस से डेटा पहुंचना है मेमोरी तक, मेमोरी से प्रोसेसर तक आना है। ठीक है, ये कौन बता रहा है, ये कंट्रोल यूनिट ही तो बताती है। ये कंट्रोल यूनिट ही सिग्नल जनरेट करती है इनपुट यूनिट के लिए कि इनपुट यूनिट से डेटा आ रहा है तो मेमोरी में जाएगा स्टोर होकर, मेमोरी से प्रोसेसर तक पहुंचना है। ऑल द सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय CPU ओनली। ठीक है, अब रैम की बात करें जो कि CPU से डायरेक्टली इंटरैक्ट होने वाली मेमोरी है, जहां पर टेम्पररीली डेटा जो इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर होती है। इट इज वॉलेटाइल मेमोरी, यदि सिस्टम में पावर ऑफ हो जाता है तो डेटा लॉस्ट हो जाता है। इनपुट डिवाइसेस, जहां से आप किसी भी तरीके का डेटा इनपुट कर सकते हो। देखो पहले जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप टेक्सचुअल डेटा इनपुट कर सकते थे, लेकिन आजकल तो मैम हम टेक्सचुअल, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेज, बायोमेट्रिक्स, किसी भी फॉर्मेट में डेटा को इनपुट कर सकते हो। और हर तरीके के डेटा को इनपुट करने के लिए वैरायटी ऑफ इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल है। इमेज इनपुट करना है तो आप वेबकैम का यूज करते हो, वॉइस इनपुट करना है तो आप माइक का यूज करते हो। समझ में आ रही है मेरी बात। यदि आपको रेटिना स्कैन करना है, फिंगर थंबप्रिंट स्कैन करना है तो उसके लिए अलग से सेंसर्स के लिए स्कैनर्स आते हैं जिसके बेसिस पे आप बायोमेट्रिक सेंस ऑर्गन्स को स्कैन करवा सकते हो। और क्या चाहिए, तो जितने वैरायटी ऑफ इनपुट्स है उतने ही वैरायटी ऑफ इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर्स में डिजिटल फॉर्मेट में डेटा को इनपुट करते हैं, जिसमें कीबोर्ड माउस तो बेसिक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस सिमिलरली जितने इनपुट्स होते हैं उतने ही आउटपुट भी जनरेट होता है। भाई आपने वॉइस इनपुट दिया, सुनोगे कैसे, साउंड कार्ड होनी चाहिए, स्पीकर होना चाहिए, तो ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस, है ना जी। आपने कोई इमेज एंटर की तो मॉनिटर नहीं होगा तो इमेज दिखेगी कैसे मैम, ऑब्वियस सी बात है, तो ये होना चाहिए। यदि आपको जो इमेज दिख रही है उसका प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंटर होना चाहिए मैम। तो प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये सब क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं जो अलग अलग वैरायटी ऑफ आउटपुट आपको जनरेट करके देते हैं। नाउ स्टोरेज डिवाइस की बात कर लें तो डेटा को स्टोर करने के लिए दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी की, जिसका नाम है हार्ड डिस्क या फिर SSD या फिर पेन ड्राइव या जितने भी आपके एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ये सब नॉन वोलेटाइल होते हैं। लाइट चली जाती है तो भी इसमें डेटा बना रहता है ना, इसमें से डिलीट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम डेटा को परमानेंटली लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर देते हैं। ओके जी। नाउ बस सिस्टम, अब ये बस सिस्टम क्या होता है, ये जो डेटा कैरी हो रहा होता है ना मेमोरी से इनपुट डिवाइस में, इनपुट डिवाइस से आउटपुट डिवाइस में, फिर प्रोसेसर के पास में, ये जो डेटा कैरी हो रहा होता है ये बस के थ्रू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो कैसे जाते हो, किसी ना किसी कन्वेंस का यूज करते होंगे, चाहे आप साइकिल से जाते होंगे, बाइक से जाते होंगे, स्कूल बस से जाते होंगे, कार से जाते होंगे, तो बिल्कुल वैसे ही डेटा को भी कैरी करने के लिए बसेस का यूज किया जाता है। और ये बस कहलाती है आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम, जो अलग अलग यूनिट्स के बीच में
कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में हेल्प करती है। तो जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनके बीच कम्युनिकेशन करवाना है तो बस इसका यूज किया जाता है। ठीक है जी, चलिए मैम समझ में आ गया। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनपुट यूनिट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्या क्या चीजों को कंसिस्ट करता है। तो वही इनपुट यूनिट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट अलाउस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंटर टू द कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर जो भी डेटा आता है इनपुट यूनिट से उसी को समझता है, उसको कन्वर्ट कर लेता है 0-1 में, है ना। सो ये यूजर को कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। जो भी आपने ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लिखा है उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में भेजता है सिस्टम तक, प्रोसेसर तक। और यहाँ पे जो भी डेटा है वो सीपीयू तक पहुंचता है मेमोरी से होता हुआ, मतलब इनपुट डिवाइस से मेमोरी में जाता है, मेमोरी से सीपीयू में जाता है। अब यहाँ जिस मेमोरी की बात कर रही हूँ वो रैम है, क्योंकि रैम ही सीपीयू से कम्युनिकेट करती है। ठीक है, अब इनपुट में क्या क्या किस किस टाइप का इनपुट दे सकते हो अभी बताया मैम। टेक्स्ट, नंबर, कमांड्स, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, सेंसर्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, कैमरा, वेब कैमरा वगैरह, दिस ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस। डन, कोई डाउट नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू इन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का क्या काम होता है। अभी सीपीयू क्या होता है वो तो समझा, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आएगा, या तो व्हाट इज सीपीयू पूछ लेंगे, या फिर सीपीयू के कितने टाइप्स होते हैं, सॉरी सीपीयू में कौन कौन सी यूनिट्स होती है, सीपीयू के क्या फंक्शंस होते हैं, सीपीयू के क्या सिग्निफिकेंस है। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है बेटा, तो हर तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी रहियो। ठीक है जी, चलो। सीपीयू प्रोसेसेस डेटा एंड कंट्रोल्स एन एंटायर कंप्यूटर। ओके, ये तो लाइन समझ में आ गई कि सीपीयू का मेन काम है डेटा को प्रोसेस करना। अब जो मेन इसके कंपोनेंट है वो है एएलयू, जो कि कैलकुलेशंस में हेल्प करती है। इसका फुल फॉर्म आता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू, जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट, जो कि सिग्नल्स को जनरेट करता है, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। रजिस्टर्स कुछ स्मॉल से टेम्पररी स्टोरेज में एरिया होता है, जैसे कि रैम होती है ना, वैसे और स्मॉल से मेमोरी एरिया होता है जहां क्विकली सीपीयू जो है डेटा को एक्सेस कर लेता है एज कंपेयर टू रैम, उसको कहते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, जिसमें कैश मेमोरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कैश मेमोरी का भी क्वेश्चन एक आएगा। नाउ व्हाट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय कंट्रोल यूनिट। अभी कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, इतनी देर से समझाती आ रही है, तब तो समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। और इस कंट्रोल यूनिट को कोर सेंटर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं। देखो, जैसे कि आपके घर में आपकी मदर का रोल होता है ना, सारी चीजों को कंट्रोल करना, होता है कि नहीं होता है, बताओ जल्दी से। आपको कंट्रोल करना, आपके घर में जितने लोग हैं उन्हें कंट्रोल करना, उनकी रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना, गेस्ट आ रहे नहीं आ रहे उनका ध्यान रखना, बाहर क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, सारी चीजों को मैनेज करना। बिल्कुल वैसे यहाँ पे सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट, यही डेटा के फ्लो को मैनेज करता है। भाई मेमोरी में डेटा आ गया, यदि उसका डेटा का फ्लो सीपीयू तक हुआ नहीं तो डेटा प्रोसेस कैसे होगा। तो इनपुट डिवाइस से डेटा को फैच करना, मेमोरी से फैच करके सीपीयू तक पहुंचाना, उसको डिकोड करना, मैनेज करना, इंस्ट्रक्शंस को किस डिवाइस तक पहुंचानी है ना, ये डायरेक्ट और कंट्रोल करने का काम, रीडायरेक्ट करने का काम, कोऑर्डिनेट करने का काम बेसिकली कंट्रोल यूनिट का होता है। ठीक है, नाउ व्हाट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एएलयू। तो अभी सीयू का क्वेश्चन आया तो एएलयू का भी आएगा भाई। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। इंडिपेंडेंट मेमोरी होती है जो कि कंट्रोल यूनिट के अंडर काम कर रही होती है, मतलब कंट्रोल यूनिट जब तक सिग्नल जनरेट नहीं करेगा तब तक एएलयू प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ गई। जैसे आपकी क्लास टीचर जब तक आपको नहीं कहेगी कि बाहर जाओ तब तक आप क्लास में से उठ नहीं सकते हो, आप बाहर जा नहीं सकते हो व्हाइल द टीचर इज टीचिंग टू यू। अंडरस्टूड, ये डिसिप्लिन है। तो वही यहाँ पर काम होता है सीयू का भी, इसीलिए इसको कोर कंपोनेंट कहा जाता है, क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शन सीयू की चलती है इंटरनली कंप्यूटर सिस्टम में। समझ गए। अब सीपीयू और एएलयू में यदि डिफरेंस आया तो क्या लिखोगे। सीपीयू की बात करें तो ये मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर का। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये इंस्ट्रक्शंस को, डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। मतलब सीपीयू, मतलब यहाँ हम सीयू की ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये सीपीयू पूछा है, मतलब इन सेंस कि हम यहाँ पे सीयू की बात कर रहे हैं। ये अरिथमेटिक और लॉजिकल, जैसे एंड, सबट्रैक्ट, माइनस, डिवीजन, वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लॉजिक मतलब एंड और नॉट ऑपरेशंस। ठीक है, अब इट इंक्लूड्स एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। यहाँ पे सीयू में, सीपीयू में सारी चीजें आ जाती है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बोलेंगे कि जो एएलयू है वो एक सब यूनिट है सीयू की, कंप्यूटर यूनिट की। ठीक है, चलो समझ में आया। आगे क्वेश्चंस और दिए हुए। सीपीयू एक्ट एज एन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वर्क इंडिपेंडेंटली विथ फुल कंट्रोल, एंड इट इज वर्क एक्ट एज एन कैलकुलेटर। मतलब कि जैसा कैलकुलेटर डिवाइस होता है ना जो कैलकुलेशन का काम करता है, तो आप एएलयू को एक कैलकुलेटर समझ सकते हो। इट वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। क्या लिखा है कि कंट्रोल यूनिट के डायरेक्शन में काम कर रहा होता है। ठीक है जी, चलो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट यूनिट इन द कंप्यूटर सिस्टम। अभी इनपुट यूनिट का क्वेश्चन देख लिया, अब एक क्वेश्चन आपको आउटपुट यूनिट का भी दिया हुआ है और इसके एग्जांपल्स भी बताने। तो आउटपुट यूनिट क्या हुआ, वो यूनिट जिसके थ्रू आप आउटपुट और रिजल्ट को एक्सेस करते हो। आप जिस भी किसी रीजन से कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हो और आपको चाहिए होता है कि आंसर आपको मिले कंप्यूटर से, तो वो आंसर, वो रिजल्ट, वो आउटपुट जनरेट करने का काम आउटपुट यूनिट का होता है। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर,
और प्लॉटर, ये 5 आउटपुट डिवाइस होते हैं। इसके अलावा सब इनपुट डिवाइस होते हैं। ट्रिक याद रखना, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर, ये 4 से 5 क्या होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। सो इट कन्वर्ट्स मशीन लैंग्वेज इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। बहुत ध्यान से समझना, इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है मैम, इनपुट डिवाइस का काम होता है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। इनपुट यूनिट, इसके लिए यहां पर यूज होते हैं सॉफ्टवेयर जिनको लैंग्वेज प्रोसेसर्स कहते हैं। अब आउटपुट यूनिट का क्या काम होता है, आउटपुट यूनिट का काम होता है इस मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल में, ताकि ह्यूमन आउटपुट समझ पाए। यहां पे भी कौन काम कर रहे होते हैं ट्रांसलेशन के लिए, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ठीक है जी। आ गई बात समझ में। नाउ व्हाट रोल डज मेमोरी प्ले इन फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग में मेमोरी का क्या रोल होता है। तो ऑब्वियस, डेटा को स्टोर नहीं किया जाएगा तो सीपीयू प्रोसेस कहां से करेगा मैम, भाई सीपीयू को कोई भी डेटा प्रोसेस करना है तो उसके लिए मेमोरी में वो डेटा होना जरूरी है। यदि मेमोरी में नहीं होगा तो सीपीयू उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस नीडेड फॉर प्रोसेसिंग, इट ऑल्सो होल्ड्स द रिजल्ट टेम्परेरीली और परमानेंटली, ठीक है। अब 2 टाइप की मेमोरी होती है, रैम में रिजल्ट टेम्परेरीली स्टोर होता है, जब उसको कंट्रोल एस से सेव कर देते हो तो हार्ड डिस्क में जाके वही सेम रिजल्ट परमानेंटली स्टोर हो जाता है, ठीक है जी। सो रोल ऑफ कंप्यूटर मेमोरी क्या हुआ, इट स्टोर्स इनपुट डेटा बिफोर प्रोसेसिंग, होल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर सीपीयू टू एग्जीक्यूट एंड स्टोर इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट्स एंड हेल्प इन फास्ट एक्सेस टू डेटा एंड प्रोग्राम्स। वही 4 स्टेप्स जो अभी मैंने आपको क्लियर की। विदाउट मेमोरी सिस्टम कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग और परफॉर्म टास्क। भाई आपके पास मेमोरी नहीं होगी तो आपको अपना नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्या खाया क्या नहीं खाया, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या पहने हो, कौन सी फेवरेट मूवी है, ये कैसे ध्यान रहेगा। तो बेसिकली जो मेमोरी है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि सीपीयू किस डेटा को प्रोसेस कर रहा है, क्या डेटा कंप्यूटर्स में स्टोर हो रहा है, तो मेमोरी होना जरूरी है। ओके जी। नाउ डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखो स्टार्टिंग में बताया था कि मेमोरी में डेटा बिट बाइट बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। अब ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, ये तो आएगा ही आएगा। बाइट का मतलब 8 बिट्स, ठीक है। किलोबाइट मतलब 1024 बाइट्स, मेगाबाइट मतलब 1024 किलोबाइट्स, गीगाबाइट मतलब 1024 मेगाबाइट्स, टेराबाइट मतलब 1024 गीगाबाइट्स। समझ गए मेरी बात, वही लिखा है कि बाइट एक सिंगल यूनिट होती है डिजिटल डेटा की, है ना, जिसमें हम 8 कैरेक्टर्स को मिलाकर, 8 बिट्स को मिलाकर, कैरेक्टर नहीं 8 बिट्स मतलब 10101010, ये 8 बिट्स हो रहा है, 8 बिट्स मिलाकर क्या बनती है, 1 बाइट बन जाती है, ठीक है। अब कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर आपने लिखा, सपोज मैंने मेरा नाम लिखा, ठीक है, बी लिखा, तो बी का जो बाइट वर्ड होता है वो क्या होगा समझना, मतलब सपोज कि ये है 66, इसका आस्की कोड है, इसका जो बाइट वर्ड होगा वो 8 डिजिट में कुछ हो सकता है इस तरीके से 1010, जो भी लेटर लिखते हो ना उसका बाइट में कन्वर्जन होता है। किलो बाइट की बात करें तो इसमें 1024 आपके बाइट्स मिल जाते हैं। मेगाबाइट की बात करें तो 1024 किलोबाइट्स मिलते हैं, ठीक है। गीगाबाइट की बात करें तो 1024 मेगाबाइट्स एंड टेराबाइट इज 1024 गीगाबाइट, ठीक है जी। समझ में आ गया, अभी इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, मैंने अभी स्टार्टिंग में समझाया। अगला क्वेश्चन करें मूव, चलिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म वॉलेटाइल मेमोरी। अभी देखो क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकते हैं, वो कहते हैं ना कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही होती है, मतलब 2+4 करो या 4+2 करो मैम, बात तो एक ही होती है, 6 ही आंसर आएगा। सिमिलरली आपसे चाहे रैम मेमोरी पूछ ले, डिफाइन रैम फीचर्स और क्या होती है मेमोरी, या आपसे ऐसा पूछ ले वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, भाई रैम को ही तो वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो क्वेश्चन इज बी लाइक ओके, नाउ व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो। सो सबसे पहले तो वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, वो मेमोरी जिसमें पावर टर्न ऑफ होने पर डेटा लॉस्ट हो जाता है, जिसमें हम बेसिकली रैम को इंक्लूड करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये इसीलिए प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेसिबल मेमोरी होती है। प्राइमरी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन, सबसे प्रायोरिटाइज, है ना। तो सीपीयू सबसे मेन काम के लिए, सीपीयू सबसे प्रायोरिटाइज के लिए जिसको रखता है वो है रैम मेमोरी, क्योंकि वहीं से डेटा मिलता है उसको प्रोसेसिंग के लिए, है ना। सो बिकॉज इट कैन नॉट रिटेन डेटा विदाउट पावर। ओके, वॉलेटाइल क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे पावर के बिना डेटा नहीं होता है। अब प्रॉब्लम ऑफ वॉलेटिलिटी क्या हुआ, व्हेन द पावर कट डाउन और शट डाउन द डेटा विल बी लॉस्ट, अनसेव्ड वर्क डिसअपीयर्स, जो आपने काम किया वो सेव भी नहीं होता है ना। ये प्रॉब्लम हुई, इसको ओवरकम कैसे करेंगे। तो इसको ओवरकम करने के लिए कंप्यूटर में एक और ऑप्शन होता है, एक और टाइप की मेमोरी होती है मैम, जिसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा है आपका परमानेंटली जाके सेव हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जिसमें HD, SSD और USB ड्राइव्स आ जाते हैं, ठीक है। ऑटो सेव फीचर्स होते हैं यहाँ पर कुछ, जिसके थ्रू आप डेटा को ऑटो सेव कर सकते हो। आपने जितना काम किया है ऑटो सेव ऑटोमेटिकली होता जाएगा। जैसे MS वर्ड में आजकल ये चीजें
चीजें देखने को मिलती है कि आपकी फाइल ऑटो सेव हो जाएगी, जैसे लाइट गई तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी और फिर वो आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू रिकवर दिस फाइल, है ना। नाउ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रोम, फ्लैश मेमोरी, एसएसडीज रिटेन डेटा इवन पावर ऑफ। ओके, पावर ऑफ होने के बाद भी इसका डेटा बना रहता है, दैट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। चलिए, तो इतना समझ गए। अब इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी में इधर डिफरेंस आ गया। भाई रैम रोम का डिफरेंस तो समझ गए मैम हम, बट यदि इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी में डिफरेंस आया तो क्या लिखोगे? इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड होती है और ये जो मेमोरी होती है एक्सटर्नल, मतलब एसएसडी हार्ड ड्राइव, ये सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है। इसमें रैम रोम आता है, यहाँ पे सीडी डीवीडीज, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, एसएसडीज आती हैं। ये सीपीयू से कम्युनिकेट होती है, इसलिए फास्टर होती है और स्मॉल इन साइज होती है, लेकिन ये स्लोवर इन स्पीड होती है, इसका लेकिन साइज लार्जर होता है। समझ में आई बात? ठीक है, जैसे 256 जीबी की रैम की बात कर ले, वहीं 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव की बात कर ले, एसएसडी की बात कर ले। ओके जी, कैन बी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। भाई रैम वोलेटाइल है तो रोम नॉन वोलेटाइल है, बट इट इज ओनली नॉन वोलेटाइल। ओके जी, तो ये डिफरेंस तो लिखकर आ जाओगे, आई होप सो आराम से क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। Right. Now, what is the role of memory in computer functioning? What type of memory does the computer work with? Again, the same question is कि memory क्या होता है? Temporary, permanent होती है, RAM और ROM होता है। वही secondary memory होती है जिसमें ये सारी memories आ जाती है। एक और टाइप की memory होती है जिसको कहते हैं कैश memory, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो कि RAM से भी ज्यादा फास्ट होते हैं, है ना, स्मॉल इन साइज होते हैं। वही एक कैश मेमोरी होती है जो क्या होती है, सपोज कि ये है आपकी रैम मेमोरी और ये है सीपीयू। ठीक है जी, अब सीपीयू को क्या चाहिए? डेटा चाहिए, तो रैम से कम्युनिकेट करेगा। अब जब रैम पे डेटा नहीं मिल पाता है तो सीपीयू तो आइडल रहता है उस टाइम पे। बात समझ में आ रही है? सपोज कि रैम से डेटा को एक्सेस करने में सीपीयू को टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर बीच में एक और मेमोरी होती है जो काम करती है, जिसको हम कहते हैं कैश मेमोरी। क्या कहते हैं इसको हम? कैश मेमोरी। ये कैश मेमोरी इतनी फास्टेस्ट मेमोरी होती है कि वो रैम से डेटा को अपने पास लेती है और यहाँ से फिर तुरंत सीपीयू को, जब भी सीपीयू को अवेलेबल होता है, वो डेटा चाहिए होता है तो वो कैश से उठा लेता है। जब कैश में नहीं मिलता है तब वो रैम से एक्सेस करता है। और ये जो कैश मेमोरी होती है दो टाइप की होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी जो प्रोसेसर पे इनबिल्ट होती है, एक्सटर्नल मेमोरी जो अलग से लगाई जाती है, अलग से आप उसको अटैच करते हो, और ये कैश मेमोरी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, सो हाई स्पीड मेमोरी होती है जो कि सीपीयू को फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करती है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क को बोल सकते हो आप, हार्ड डिस्क का एक पोर्शन जहां पे आपका फिजिकल जितना भी डेटा है वो जाके स्टोर होता है। ठीक है, चलिए तो इतना क्लियर हो गया। नाउ रैम एंड रोम क्या होता है एंड हाउ आर दे अलाइक एंड हाउ आर दे डिफरेंट एंड व्हाट आर ईरोम, ईईप्रोम और पीरोम। अभी देखो क्वेश्चन कैसा है, अल्टीमेटली पूछा वही है कि रैम और रोम होता क्या है, ये सिमिलर कैसे है, ये डिसिमिलर कैसे है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। Am I clear to you all? क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं घुमा फिरा के मैम, बट कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही होती है। जैसे आपने कहा कि अल्टीमेटली पूछने का तरीका अलग कर दिया, बस बाकी लिखना तो वही है। बस एक नई चीज यहाँ ऐड कर दी है कि आपको टाइप्स ऑफ रोम लिखना है। तो देखो बेटा जी, जो रैम होती है वो 2 टाइप की मेमोरी होती है, एसरैम एंड डीरैम। ठीक है, एसरैम एंड डीरैम। एसरैम जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम जो होती है वो थोड़ी लेस एक्सपेंसिव होती है। इसमें एक मेमोरी को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, स्टैटिक में रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, डीरैम में पड़ती है ना। एक ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है, एक फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। सब पढ़ाया है मैंने, डिटेल में पढ़ाया हुआ है चैप्टर में, और इसका डिफरेंस भी आता है एग्जाम में। अब दूसरी जो मेमोरी होती है वो होती है रोम। रोम जिसमें डेटा परमानेंटली बना रहता है मैम, तो वो हो जाती है आपकी पी रोम, जिसमें डेटा परमानेंटली बना है। अब फॉर एग्जांपल कि आपको रोम का डेटा उड़ाना है, आपको रोम का डेटा डिलीट करना है, तो एक रोम होती है दूसरे टाइप की जिसको बोलते हैं ईपी रोम, है ना, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, जिसके डेटा को आप सिर्फ एक बार इरेज कर सकते हो, है ना, लेकिन सिर्फ इरेज ही कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे। लेकिन आप उसमें नया डेटा स्टोर करना चाहते हो एक बार इरेज करने के बाद, तो ईईपीरोम यूज होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, जिसके डेटा को एक बार रीड करने के बाद आप डिलीट करने के बाद आप डेटा फिर से लिख सकते हो। ठीक है, मतलब रीड राइट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रिक पल्स का यूज किया जाता है, स्पेशल टेक्नोलॉजी का। यहाँ अल्ट्रावायलेंट रेस का यूज किया जाता है डेटा को डिलीट करने में, तो ये थोड़ी कॉस्टली मेथड्स होती हैं। मेरी बात समझ में आई? तो वही यहाँ पे पूछा हुआ है कि रैम टेम्पररी वोलेटाइल मेमोरी, डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज शट डाउन। नाउ रोम परमानेंट मेमोरी, नॉन वोलेटाइल, यहाँ से डेटा डिलीट नहीं होता, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, है ना। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों इंटरनल मेमोरी दोनों मदरबोर्ड में लोकेटेड होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो रैम वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है, यहाँ पे डेटा लॉस्ट होता है, यहाँ नहीं होता है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है, ये रीड राइट मेमोरी है, ये रीड ओनली मेमोरी है।
डन। अब पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जहां पे डेटा एक बार प्रोग्राम कर दिया तो डिलीट नहीं कर पाओगे। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें डेटा को आप एक बार डिलीट कर सकते हो, वो भी सिर्फ स्पेशल टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसको कहते हैं हम अल्ट्रा वायलेंट लाइट के थ्रू, ठीक है, और फिर रीप्रोग्राम कर सकते हो एक बार। ईपी रोम दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यदि आप इसमें डेटा को रीप्रोग्राम करना चाहते हो तो इजिली कर सकते हो। यहाँ पर जो डेटा होता है वो इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्मेट में डेटा इरेज और रीराइट होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छे से? ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। नाउ सॉफ्टवेयर की दो यूटिलिटीज जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिसको डिस्क डीफ्रेगमेंटर और बैकअप सॉफ्टवेयर कहते हैं। अभी डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है, ध्यान से समझना। सपोज कि एक हार्ड ड्राइव है, ठीक है, अब वो हार्ड ड्राइव 1 टेराबाइट की है। अब इस 1 टेराबाइट को मैंने क्या कर दिया, इस 1 टेराबाइट को मैंने बेसिकली ना यहाँ पे 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। भाई 500 जीबी कितना हो गया, हाँ 2 पार्ट में। 500 जीबी कितना हो जाएगा आपका, 1 टेराबाइट हो जाएगा आराम से, है ना। तो ये मैंने 500 जीबी में इस 1 टेराबाइट के हार्ड ड्राइव को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पर हार्ड ड्राइव को डीफ्रेगमेंट कर दिया। ये बना दिया मैंने सी ड्राइव और ये बना दिया मैंने डी ड्राइव। यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर दूं, वो जो है स्टोर कर दूंगी मैं इस 500 जीबी के अंदर, और यहाँ जितनी मेरी फाइल्स फोल्डर्स हैं, जितने मेरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फाइल फोल्डर्स हैं, उनको स्टोर करूंगी, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्क का जो कंप्लीट स्पेस है उसको डीफ्रेगमेंट कर रहे हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें फाइल फोल्डर्स को स्टोर करवा रहे हैं सेक्शन वाइज। सो रीअरेंज स्कैटर्ड डेटा ऑन द हार्ड डिस्क में जो स्कैटर्ड डेटा है उसको रीअरेंज करना और परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। हाई स्पीड अप फाइल एक्सेस, अब इससे क्या होगा, फाइल इजीली एक्सेस कर पाएगा। सीपीयू जो प्रोसेसर है उसको पता है कि कहां से फाइल उठानी है ना। तो ये इसके एडवांटेजेस होते हैं। नाउ बैकअप सॉफ्टवेयर की बात करूं तो हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, SSD, ये सभी बैकअप सॉफ्टवेयर है जो आपके इंपॉर्टेंट डेटा को बैकअप लेने के लिए यूज किए जाते हैं, है ना, जिसमें डेटा आपका जो है परमानेंटली बना रहता है और किसी भी तरीके के सिस्टम में कोई भी यदि लॉस होता है तो उस केस में आपका डेटा डिलीट नहीं होता है। आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर पाते हो ड्यू टू सिस्टम क्रैश, ड्यू टू एक्सीडेंटल डिलीशन एंड ऑल, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, बैकअप सॉफ्टवेयर भी लेकर आ जाओगे। Now, name the software required to make a computer functional. Write down its 2 primary services. आपको उन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखने जो कि बेसिकली कंप्यूटर को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन वही पूछा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं। तो मैम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे पीछे रह सकता है, तो सबसे पहले आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि जितने भी डिवाइसेस है हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक, यूजर की रिक्वायरमेंट तक सबको मैनेज करता है, चाहे मेमोरी हो, प्रोसेसर हो, इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, एवरीथिंग, है ना जी। इसी के साथ में आप यहाँ पे और भी लिखकर आ सकते हो, लैंग्वेज प्रोसेसर को भी लिखकर आ सकते हो, ठीक है जी। चलो, हाउ डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कैसे समझता है। भाई सपोज कि मैंने यहाँ पे कोड लिखा C = 10, B = 20, C = A+B एंड प्रिंट C, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ऐसा एक प्रोग्राम लिख दिया। अब ये जो मैंने कोड लिखा है इसको क्या कहोगे कि ये लिखा हुआ है मैम हाई लेवल लैंग्वेज में। ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, HLL हाई लेवल लैंग्वेज में। अब इंटरनली ये जो कोड है किस में कन्वर्ट होगा, जब इस कोड को एग्जीक्यूट करना होगा तो इंटरनली ये कोड आपका कन्वर्ट हो जाएगा 01010101 में, ठीक है। तो इसे कहेंगे मैम हम क्या, इसे कहेंगे हम हाई लेवल लैंग्वेज की जगह इसको कहेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज कोड, ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। अब ये कन्वर्जन कर कौन रहा है, ये कन्वर्जन यहाँ पे कर रहा है उस डिवाइस को हम कहेंगे मैम लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या कहेंगे, लैंग्वेज प्रोसेसर, जो कि इस ऑब्जेक्ट कोड को, जो भी ऑब्जेक्ट कोड है मतलब जो भी सोर्स कोड है, यहाँ पे क्या बोलोगे इसको, सोर्स कोड, ये जो भी आपने लिखा है सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। जो मशीन लैंग्वेज कोड है इसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज द फर्स्ट कन्वर्टेड और ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज व्हेन इट इज हैंडेड टू ओवर द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली दिस मशीन लेवल लैंग्वेज कोड। मैम उसको नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर एक डंप मशीन है, वो सिर्फ 0101 की लैंग्वेज समझता है। आप कुछ भी लिख दोगे उसको नहीं पता है, वो कैसे कन्वर्ट करेगा, उसको 0101 में कन्वर्ट कर लेगा, है ना। तो जो भी प्रोग्राम आप लिखते हो वो हाई लेवल लैंग्वेज से बेसिकली मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। नाउ व्हाई इज द एग्जीक्यूशन ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज लेस देन दैट ऑफ द सोर्स कोड। अभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगेन यहाँ पे बात वही कर रहे हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स की घुमा फिरा के। सो द ट्रांसलेटेड मशीन कोड रन्स फास्ट,
देखो हाई लेवल लैंग्वेज को तो मशीन समझेगी नहीं, तो एग्जीक्यूट क्या कर पाएगी मशीन, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको आउटपुट जनरेट नहीं कर सकती है। तो जो भी कोड आपने लिखा है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड को फास्टर वे में एग्जीक्यूट करती है, इसके लिए उसको किसी टाइप का कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो सपोज कि आप यदि 0101 में कोई कोड लिखोगे तो मशीन को समझने के लिए जरूरी होगा, आसान होगा, लेकिन आप वही इंग्लिश टाइप हिंदी टाइप लैंग्वेज में लिखोगे तो मशीन को समझने में थोड़ा टफ होगा, उसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम मशीन के कोड को क्या करते हैं, यहाँ पर अपने कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करवाते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स के थ्रू, ठीक है जी, और उसका एग्जीक्यूशन भी फास्ट होता है। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ रैम एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम रोम। देखो बेटा कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि अब ये मुझे पढ़ने की भी जरूरत है, आप आराम से लिख कर आ सकते हो। भाई कंप्यूटर के स्मूथ रनिंग के लिए हमें रैम की जरूरत पड़ती है, रोम रीड ओनली मेमोरी होती है, कैसे डिफर करते हैं वो बताइए। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है, बैकअप लेने के लिए यूज किया जाता है, लार्ज इन साइज होता है as compared to primary memory, so it holds the data and instructions during processor, after that get it erased. One cannot store data and instructions permanently on RAM. RAM पर आप डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते हो, बट आप सेकेंडरी स्टोरेज पे परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हो। दिस इज द बेसिक एडवांटेज। नाउ हाउ डू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेट टू ईच अदर। अच्छा ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है और दिमाग में भी आता होगा कि आखिर ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, जितने डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो ये सब कम्युनिकेट कैसे कर रहे होते हैं। सो डिफरेंट कंप्यूटर्स कम्युनिकेट थ्रू द सिस्टम बसेस। शुरुआत में ही बताया था सिस्टम बसेस इज द ओनली सोर्स जिसके थ्रू सारे डिवाइसेस कम्युनिकेट कर पाते हैं और अपना काम कर पाते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन देख लो, अब इसके बाद सेशन खत्म होने वाला है। नेम द इनपुट और आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू डू द फॉलोइंग। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन में पूछा है आपसे, ये आपको बताना है कि इसके लिए इनपुट डिवाइस यूज होगा या आउटपुट डिवाइस। टू आउटपुट ऑडियो, टू एंटर टेक्सचुअल डेटा, टू मेक hard copy of text file, to display the data or information, to enter audio based command, to build 3D models और टू असिस्ट अ विजुअल इंपेयर्ड इंडिविजुअल इन एंटरिंग डेटा। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनमें इनपुट है या आउटपुट है, ये कौन सा डिवाइस है जो ये काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि टू आउटपुट ऑडियो, अच्छा आंसर मैंने बता दिया, टू आउटपुट ऑडियो किसका यूज करते हैं हम, स्पीकर का, और वहीं आपको ये ऑडियो इनपुट करनी होती है तो किसका यूज करते हो, माइक का। टू एंटर टेक्सचुअल डेटा मैम कीबोर्ड का यूज करते हैं, इनपुट डिवाइस होता है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, ये एक इनपुट डिवाइस है। टू मेक हार्ड कॉपी ऑफ टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल की हार्ड कॉपी आपको बनानी है तो मैम आउटपुट डिवाइस प्रिंटर का यूज करेंगे, ठीक है। और टू डिस्प्ले द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन तो मैम मॉनिटर का यूज करेंगे डिस्प्ले करने के लिए, ये भी आउटपुट डिवाइस है। टू एंटर ऑडियो बेस्ड कमांड, अगेन इनपुट डिवाइस माइक का यूज करोगे आप, इनपुट देने के लिए ऑडियो बेस्ड कमांड देनी है। 3D मॉडल बनाना है तो 3D प्रिंटर का यूज करेंगे, ये भी आपका 3D प्रिंटर की कैटेगरी में आता है, कौन सा, 3D प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, 3D मॉडल जनरेट करने के लिए। टू असिस्ट अ विजुअल इंपेयर्ड इंडिविजुअल इन एंटरिंग डेटा तो यहाँ पे ब्रेल कीबोर्ड का हम यूज करते हैं, किसका, ब्रेल कीबोर्ड, जो कि इंपेयर्ड पर्संस को टाइपिंग वगैरह में हेल्प करता है, वही लिखा हुआ है सारा। देखो स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, MIC माइक, 3D प्रिंटर एंड ब्रेल कीबोर्ड, ठीक है। अच्छा बस लास्ट क्वेश्चन डन। चलो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए ना। अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द कैटेगरी सिस्टम एप्लीकेशन इन प्रोग्रामिंग टूल ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर्स। कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो कंपाइलर आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। असेंबलर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। उबंटू क्या है, उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। वही टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो इसको आप प्रोग्रामिंग टूल में ऐड कर सकते हो, क्योंकि HTML करना है आपको तो टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ जाती है। आजकल तो हम पाइथन के कोड को भी एडिटर में लिखकर एडिट करके रन कर सकते हैं, है ना, तो इसको प्रोग्रामिंग टूल में ऐड कर सकते हो। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, कितनी सारी एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल है, किसी का भी नाम लिखकर दे सकते हो और बता दो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो कुछ भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, ओके। तो चलो इसी के साथ में धमाकेदार सेशन खत्म करती हूँ। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक एक यूनिट के बाकायदा मैं वो सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे, और कितने तरीके से वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सब करवाऊंगी, एक भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, है ना, ताकि आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाए और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो ये चुटकियों में सॉल्व करके आ सकते हो, है ना। अब बढ़ेंगे हम आगे अगले चैप्टर की तरफ। तो चाहे आपने CS लिया हो, चाहे आपने IP लिया हो, बेटा ऑलमोस्ट सिलेबस आपका सेम है, कुछ चैप्टर्स हैं जो अलग हैं
हैं वो हम डिटेल में अलग अलग वीडियोस में समझेंगे। बाकी जो सिमिलर चैप्टर्स है उनके क्वेश्चन आंसर सिमिलर लेकर आने वाली हूँ। तो CS IP वाले बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, दोनों प्लेलिस्ट में ही आपको वीडियो मिल जाएगा। और इसके नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे अमेजिंग से वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।